मेरे प्यारे युवा साथी, आप सभी को नमस्ते। मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद जीएस कम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आइए आज हम लोग संविधान के निर्माण का वीडियो 2 है। मैंने वीडियो 1 भी बनाया है जिसमें संविधान में कौन कौन सा योजना आया था संविधान के निर्माण में, जैसे कि अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इन सब के बारे में मैंने चर्चा किया हूँ। आज हम लोग इसी के कड़ी में आगे देखते हैं, जिसमें आज हमारे पास है संविधान निर्माण की आगे प्रक्रिया, जिसमें कई समिति बने हैं, कुछ बड़ी समितियाँ, कुछ छोटी समितियाँ। उन समितियों का क्या क्या कार्य था और उन समितियों में कौन अध्यक्ष थे, इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए इसी वीडियो में आप बने रहेंगे हमारे साथ। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे और उसके बाद ऑल दबा दें, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे दोस्तों। और पूरा वीडियो आप देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो कृपया कर लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे दोस्तों। अगर आपको कुछ क्वेश्चन उठे तो उसका क्वेश्चन के करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं या कुछ सजेशन दे सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने आ चुका है। देखिए इसमें क्या है। इसमें देखिए हमने पढ़ा था कि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था, तो जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो उस समय एक आया था कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन ने क्या किया था, संविधान बनाने के लिए सदस्यों के संविधान सभा का निर्माण किया था। तो जो संविधान सभा का निर्माण किया था उसमें कितना सीट ये रखा गया था, तो कुल सीट था 389 सीट रखे गए थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के लिए 296 था और देसी रियासत के लिए 93 था। ओके, जब देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद होने के बाद पता है कि देश आज़ाद हुआ तो उसके साथ ही साथ 2 देश बन गए, एक भारत और पाकिस्तान। तो भारत के लिए अलग संविधान बना और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बना। तो जो क्षेत्र भारत से पाकिस्तान में चला गया तो वो क्षेत्र पाकिस्तान, वहाँ का जो संविधान सभा सदस्य आए थे वो पाकिस्तान के संविधान सभा में चले गए। ओके, तो वो सीट में कुछ परिवर्तन हुए। आइए तो उसी का यहाँ पे हेडिंग जो दिया हुआ है इसमें आपको दिख रहा होगा क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ओके, देखिए कौन कौन सा परिवर्तन हुआ। तो देखिए संविधान, जैसे हम स्वतंत्रता कहने का मतलब स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये क्या है, इसी अधिनियम के तहत देश को भी बांट दिया गया। ओके है ना। तो क्या क्या परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि संविधान सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया। ठीक है, संविधान सभा को संप्रभु निकाय बना दिया गया। इसका मतलब जैसे ही संविधान ये स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ तो भारत में जो संविधान बना रहे थे उनके पास अधिकार ये हो गया कि वो जैसा संविधान चाहता है वैसा संविधान बना सकता है। जिस कानून को चाहता है उस कानून को बना सकता है, जिस कानून को चाहता है उस कानून को समाप्त कर सकता है। हर तरह का अधिकार संविधान सभा को मिल गया था। ओके, आप देखिए अगर इसको हम लोग बाद में अंत में पढ़ेंगे तो एक आलोचना पढ़ेंगे हम लोग। इसमें संविधान सभा के लिए कई लोग आलोचना किए हैं। एक आलोचना ये भी आता है कि संविधान सभा स्वयं प्रभु नहीं था। ओके, लेकिन यहीं पे संविधान सभा स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ही कहा गया है कि संविधान सभा पूरी तरह स्वयं प्रभु है। वह जो कानून चाहेगा उस कानून को जोड़ सकता है, जो उस कानून को चाहेगा उस कानून को हटा सकता है, जैसे संशोधन करना चाहे वो कर सकता है। देखिए सभा पहला में कि क्या है, सभा स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकता है। अगर वो चाहे तो नया संविधान बना सकता है या किसी भी देश के संविधान को यहाँ रख सकता है। कोई भी संविधान वो संविधान सभा बना सकता है, ये उसके पर डिपेंडेंट था। इसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून को समाप्त करना या बदलने का अधिकार संविधान सभा को था, है ना, जैसे ही ये कानून लागू हुआ। ओके, दूसरा क्या कहता है, संविधान सभा एक विधायी बन गई। देखिए संविधान सभा एक विधायी बन गई। जैसे कि पहले संविधान सभा जो था केवल संविधान निर्माण का काम करता था, लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ तो जो संविधान सभा है जिसमें 389 मेंबर है, लेकिन संविधान सभा के बाद स्वतंत्रता आंदोलन के बाद 299 मेंबर बच गए। ओके, तो ये मेंबर मिलकर क्या बन गया, ये संसद बन गया, संसद। ओके, और संसद में कानून बनाने का काम भी ये करता था।
ओके, यानी कि जो संविधान सभा है वही संसद बन गया, यानी कि विधायिका बन गया। विधायिका का मतलब संसद बन गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, संविधान सभा एक विधायी बन गया और 26 नवंबर 1939 तक संविधान सभा विधायिका के रूप में काम किया है। ओके, यानी कि एक संसद बन गया और संसद क्या करता है, कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। ओके दोस्तों, है ना। इसमें और क्या है, संविधान सभा जब विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर अध्यक्ष थे। ओके, याद रखेंगे इस बात को। यानी कि देखिए, जब संविधान सभा जो है इसका दो काम हो गया, यहाँ पे समझिए बहुत बढ़िया से क्वेश्चन आपसे आ सकता है। देखिए क्या है, यहाँ पे दो काम हो गया। ये संविधान सभा है, संविधान सभा का दो काम हो गया। एक काम हो गया संविधान निर्माण का काम हो गया। ओके, और एक काम हो गया विधायिका का, यानी कि संसद का, विधायिका का काम हो गया, विधायिका का। ओके, अब संविधान निर्माण कर रहे थे, इस समय अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे, राजेंद्र प्रसाद। और अगर विधायिका का काम कर रहा है तो कौन रहेंगे, तो जीवी मावलंकर रहेंगे। ओके, तो ये दोनों याद रखेंगे कि संविधान सभा दो काम कर रहा है। एक कर रहा है संविधान निर्माण का काम, ओके, तो उस समय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक काम कर रहा है विधायिका का, उस समय अध्यक्ष जीवी मावलंकर। इसलिए कहा जाता है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, है ना, इसमें क्या कह रहा है, जब संविधान निर्माण का काम करता था संविधान सभा, तो उसमें अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक परिवर्तन ये भी हुआ है, संविधान सभा के सदस्यों में बदलाव। जो 289 सदस्य थे, कुल सदस्य 289 संविधान के पहले। देखिए, जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, यानी स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ, अर्थात देश का विभाजन हुआ। देश के विभाजन से पहले कि स्वतंत्रता अधिनियम लागू होने से पहले जो संविधान सभा में मेंबर थे वो कुल थे 389, है ना। स्वतंत्रता अधिनियम लागू होने के बाद कितना हो गया, 239, यानी कि 299। ओके, ब्रिटिश प्रांत में कितना थे, तो 296, बच गए कितना, 229। देसी रियासत में कितना थे, तो 93, बच गए कितना, 70। ओके, एक और बदलाव हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है, इसके बारे में जान लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो पहली बार बंगाल से चुन करके वो संविधान सभा के मेंबर बने थे। ओके, बंगाल कहने के मतलब वह बंगाल जो आज की डेट में बांग्लादेश है, यानी कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो वह बंगाल वाला, यानी कि भीमराव अम्बेडकर का जो सीट वाला क्षेत्र था वह क्षेत्र चला गया पूर्वी पाकिस्तान में। ओके, तो पूर्वी पाकिस्तान में चला जाने से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या हो गया, संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। अब नहीं रहे, ओके, नहीं रहे तो एक व्यक्ति थे एम एन राय कौन थे, तो ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने कहा कि भीमराव अम्बेडकर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उन्हें संविधान सभा में रहना अनिवार्य है। ओके, तो कहा जाता है कि उस समय बम्बई कहलाता था, बम्बई के सीट पर, बम्बई में एक सीट को खाली करवाया गया, जिसके व्यक्ति का नाम है एम आर जयकर पहले से उस सीट पर थे, तो उनको खाली करवा करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उसी सीट से फिर चयनित करके लाया गया संविधान सभा में। ओके, तो ये बात आप जान लीजिए। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से थे, तो बंगाल से थे पहली बार, फिर बाद में मुंबई से आए थे। ओके, तो इसमें आप जो भी आंसर आए, आप दोनों सब चीज़ जान गए। आप क्या जो भी पूछना चाहे तो उसके अनुसार आप आंसर दीजिए, आंसर का जवाब दीजिए, क्वेश्चन के आंसर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, देखिए नेक्स्ट पेज में आ गया है संविधान सभा का अन्य कार्य। संविधान सभा ने बहुत सारे कार्य भी किया। क्या क्या किया, तो देखिए मई 1947 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता स्थापित किया। ठीक है, यानी कि देखिए राष्ट्रमंडल हुआ करता है, ये क्या होता है कि जो भी ब्रिटेन के कभी न कभी उपनिवेश रहा है उन सभी देशों को मिला करके एक ग्रुप बनाया गया, उस ग्रुप को कहा जाता है राष्ट्रमंडल।
देश। ओके, तो राष्ट्रमंडल देश में भारत भी सदस्य बना मई 1947 में। और ये कौन किया है? ये किया है संविधान सभा ने ऐसा किया। ओके, देखिए संविधान सभा और क्या काम किए। एक काम तो ये है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। यानी कि राष्ट्रीय ध्वज जो हमारे यहाँ तिरंगा है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, तो ये तिरंगा प्यारा जो है इसे राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। यह कब? 22 जुलाई 1947 को। ओके, तो 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे आप लोग, झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, 22 जुलाई को झंडा दिवस कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया, जिसको जन गण मन कहते हैं हम लोग। जन गण मन को अपनाया गया था। ओके, जन गण मन किसने लिखा है ना? तो ये हमारे जन गण वाले लिखने वाले कौन है? तो हमारे क्या नाम है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा था। ओके, इसे पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में गाया गया था। ओके, है ना? जन गण मन याद रखेंगे दोस्तों। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के थे। ओके, उन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है आनंद मठ। ठीक है, ये आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। ये सन्यासी विद्रोह में ही इसका वर्णन है राष्ट्रीय गीत का। ओके, जो वंदे मातरम है, तो वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को शामिल किया गया था। ओके, संविधान सभा के द्वारा। ओके, राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को किया गया था। ओके, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ओके, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे ही नहीं बन गए थे राष्ट्रपति, उनको चुना गया था संविधान सभा के द्वारा। हमने पहले ही बताया कि संविधान सभा जो है उस समय विधायिका का भी काम करती थी। विधायिका ही तो चुनता है राष्ट्रपति को। ओके, तो राष्ट्रपति को चुना गया था कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को चुन लिया गया था। ओके, और इनको शपथ दिलाया गया 26 जनवरी को। याद रखेंगे, 26 जनवरी को शपथ दिलाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किस रूप में? तो राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाया गया। अब सुनिए थोड़ा सा और यहाँ पर जान लीजिए, ये बहुत लोग आपको नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना? ये देखिए, एक चीज़ ये जानिए कि जैसे ही राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया तो भारत क्या हो गया? भारत हो गया गणतंत्र हो गया। और जैसे ही गणतंत्र मतलब रिपब्लिक हो गया। ओके, यानी कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है कि वैसा राज्य जिसके सबसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति का चुनाव होता हो, यानी कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हो, उस राज्य को गणतंत्र कहा जाता है। ओके, तो राष्ट्रपति यानी अर्थात एक दूसरे शब्दों में ऐसे समझिए कि जिस देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह देश गणतंत्र है। ओके, तो हमारे यहाँ हमारे यहाँ राष्ट्रपति का शपथ किस दिन हुआ? तो 26 जनवरी को हुआ। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसका मैक्सिमम लोग जवाब देते हैं 26 जनवरी क्योंकि संविधान लागू हुआ था। तो संविधान लागू होने पर गणतंत्र दिवस नहीं। ओके, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे प्रथम राष्ट्रपति का शपथ हुआ था। ओके, ये बहुत बड़ी बात है। ये क्वेश्चन का जवाब ज़्यादातर लोग गलत देते हैं दोस्तों। ओके, इसका सही जवाब होगा गणतंत्र दिवस हमारे प्रथम राष्ट्रपति के शपथ लेने के कारण मनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, इस समय अंतरिम सरकार का भी गठन हुआ। देखिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू, नए सरकार बनाने तक अंतरिम सरकार। देखिए इस दिन के बाद देखिए क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हो गया, लेकिन हमारे यहाँ सरकार तो बना नहीं।
क्योंकि चुनाव तो हुआ नहीं, चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव कब होता है? 51-52 में चुनाव होता है और लगभग 52 में 1952 ईस्वी से सरकार यानी प्रधानमंत्री वगैरह बनते हैं चुनाव के बाद, तभी तो चुनाव हुआ नहीं। तो जो संविधान सभा था वही विधायिका के रूप में कार्य करता रहा। कब तक कार्य करता रहा? ये विधायिका के रूप में, और विधायिका के रूप में अंतरिम सरकार बने, नए सरकार बनने तक अंतरिम संसद के रूप में, संसद के रूप में कार्य करता रहा जब तक नया सरकार न बन गया। ओके, ठीक है। तो ये हमको लगता है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है? नेक्स्ट पेज में है संविधान सभा का विशेष तथ्य। देखिए, संविधान का विशेष तथ्य के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, संविधान बनने में जो समय लगा वो क्या है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है, लगभग 3 वर्ष। अगर आपसे ये क्वेश्चन दे दे और दे दे लगभग 3 वर्ष, तो लगभग 3 वर्ष है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट आपको समय के अनुसार 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है, ठीक है। संविधान संशोधन, कुल संविधान का अवलोकन, मतलब कितना संविधान को देखा गया, पढ़ा गया, तो 60 देशों के संविधान को देखा गया, पढ़ा गया। कितना पैसा खर्च हुए थे? तो 64 लाख रुपया खर्च हुए थे, याद रखेंगे। 64 लाख रुपया खर्च हुआ था संविधान बनाने में। ओके, संविधान का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी को अंतिम बैठक माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंतरिम संसद, माफ करेंगे, अंतरिम संसद समाप्त, ये समाप्त लिखा हुआ। अंतरिम संसद समाप्त कब हुआ चुके थे और सरकार मतलब प्रधानमंत्री वगैरह सारे चुन लिए गए थे, तो इस समय के अंतरिम सरकार को क्या समाप्त कर दिया। हमने क्या बताया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद यह जो सभा था, संविधान सभा था, वो अंतरिम संसद बन गया था। और अंतरिम संसद कब तक चला है? तो ये चला है 17 अप्रैल 1952 तक। ओके, नई सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये मई में हुआ था। मई, मुख्य नहीं लिखा हुआ है, ये है मई 1952 में हुआ था। मई 1952 ईस्वी में नया सरकार का गठन हुआ और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। ओके, तो ये है कुछ विशेष तथ्य संविधान के बारे में। और आगे पढ़ते हैं। देखिए, आपका आ गया जो आज का मेन टॉपिक है, क्या है? संविधान सभा की समितियाँ। ओके, तो संविधान सभा की समितियाँ जो है ना, वह जो है, देखिए, संविधान के निर्माण के लिए कई समितियां बनाया गया था। कुछ समितियां बड़ी थी, कुछ समितियां छोटी थी। ओके, तो कुछ जो बड़ी समितियां हैं, छोटी समितियां हैं, सभी को मिलाकर के संविधान बना है। सबका काम दिया गया था, ठीक है, सबका काम दिया गया था और सभी का अध्यक्ष थे। ओके, देखिए, तो संविधान सभा के लिए बड़ी समितियां जो था वह जो है आपका, वह बड़ी समितियां कितना बनाया गया? तो 8 बड़ी समितियां था। ओके, और छोटी समितियां की भी संख्या काफ़ी थी, 8 से अधिक को छोटी समितियां था। तो बड़ी समितियां था, वो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाते हैं कि बड़ी समितियां में किसी का नाम दे देगा, कहेगा इसका अध्यक्ष कौन थे। जैसे पहला है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, दूसरा है संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, जैसे प्रांत के बात आ गया तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ओके, प्रारूप समिति, ये सब जानते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ओके, इसलिए इन्होंने ही ड्राफ्टिंग तैयार किया था, तो इन्हीं को संविधान निर्माता भी कहा जाता है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। प्रक्रिया बनाने का, नियम बनाने का जो अध्यक्ष थे। राज्य के लिए समिति बनाया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों, इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 समिति के अध्यक्ष रहे हैं। देखिए, ये दोनों याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 समिति, कौन है ना? संचालन समिति और नियम समिति। संचालन नियम रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मारिए। ओके, अगर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं 3 समिति के अध्यक्ष रहे हैं। टोटल तो 8 ही आपको जानना है, तो 3 समिति के रहे हैं ये, है ना। 3 में कौन है? तो संघ जहाँ भी रहेगा तो संघ हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ। देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी संघ है। ओके, एक और है राज्य के लिए समिति, है ना। तो इस तरह से आप बांट करके कैटेगरी वाइज करके याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, एक प्रांतों को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ओके, और प्रारूप समिति तो सब जानता ही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ओके, 8वां परामर्शदात्री समिति, इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 समिति के अध्यक्ष थे, एक परामर्शदात्री समिति का और एक थे प्रांतीय संविधान समिति का। ओके, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, परामर्शदात्री समिति जो है, इसमें कई उप समितियां थे। ओके, कुछ उप समितियां हैं, उन उप समितियां का भी अध्यक्ष एक नज़र में सरसरी निगाहों में देख लीजिए। जैसे उस उप समितियां में कुछ समिति, जैसे कि मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, तो इसके जेबी कृपलानी थे। ओके, अल्पसंख्यक उप समिति, HC मुखर्जी थे अल्पसंख्यक उप समिति के, है ना। उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र में जनजातियों के लिए उप समिति था, उसका गोपीनाथ बारदोई थे।
असम के कुछ क्षेत्रों के लिए उप समिति था जिसमें AB ठक्कर साहब थे। उत्तर पश्चिमी सीमांत बना जिसमें बलूचिस्तान वगैरह है, तो उसके लिए एक समिति बना था, है ना। उसके अध्यक्ष के बारे में नहीं है क्योंकि वह समिति ही काम करने नहीं आया था बाहर, क्योंकि वह जो है पाकिस्तान में जाकर शामिल हो गया था, क्योंकि वह एरिया भी पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान आप जानते होंगे, तो वो पाकिस्तान में शामिल हो गया था। तो भारत में संविधान के ये काम ही नहीं हुआ, इसलिए इसके अध्यक्ष के बारे में नहीं पता। लेकिन सदस्य के रूप में जैसे आपका अब्दुल गफ्फार खान इत्यादि सदस्य थे, ठीक है। तो कहीं पे अध्यक्ष के बारे में इसका चर्चा नहीं आता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके छोटी समिति के बारे में देख लेते हैं। देखिए कुछ छोटी समिति है जैसे कि ये, है ना। देखिए यहाँ पे आप छोटी समिति, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। कुछ छोटी समिति था जैसे कि वित्त एवं कर्मचारी समिति, ठीक है। वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद थे, ओके, है ना। एक है आपको क्रेडेंशियल समिति, इसको प्रत्यायक समिति कहा जाता है। इसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ओके। सदन समिति, इसके अध्यक्ष B पटाभी सीतारामैया थे। कार्य संचालन समिति, इसके डॉक्टर K मुंशी थे। राष्ट्र ध्वज समिति, तदर्थ समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्र ध्वज, ये सभी क्वेश्चन आते रहता है। और संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति GV मावलंकर थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति है, तदर्थ लिखा हुआ समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वर्धाचारी, जो सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के ये सदस्य नहीं थे, याद रखेंगे इस बात को। 7वें नंबर के जो हैं सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो थे वर्धाचारी, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं। बहुत ऐसे लोग थे जो संविधान सभा के सदस्य न थे, वह भी कुछ न कुछ काम संविधान में कर रहे थे। जैसे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, वो खुद संविधान सभा के MN राव, जो खुद संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ओके। और आगे बढ़ते हैं, देखिए मुख्य आयुक्त के प्रांत के लिए समिति था, जिसको आयुक्त प्रांत कहते हैं, जिसमें उसमें चीफ कमिश्नरी प्रांत वाला बोला जाता है, वो भी सीतारामैया ही थे, पटाभी सीतारामैया, ओके। संघीय संविधान के वित्त प्रावधानों संबंधित समिति, जिसमें नलिनी रंजन सरकार थे, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ओके। यानी कि 389 मेंबर, यानी कि संविधान देश आज़ाद हो गया तब से 299 मेंबर जो थे इसमें ये शामिल नहीं थे, ओके। याद रखेंगे ये सब, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, भाषा प्रांत आयोग, ये भी ये SK धर के नाम सुने होंगे। ये जो भाषा के लेकर के एक समिति भी बनाए थे, जिसमें, है ना, SK धर समिति के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने भाषा के लेकर के कुछ काम किया था। तो ये जो है ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ओके, लेकिन भाषा प्रांत आयोग के अध्यक्ष थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति गठित किया गया था, उसके लिए जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ओके। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन थे। नागरिक के लिए तदर्थ समिति, वो आपके कौन थे, वर्धाचारी, एस वर्धाचारी थे, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये छोटी समितियां हो गया, और इससे पहले हम लोग देख लिए 8 बड़ी समितियां। उन सभी के अध्यक्ष को के बारे में आप याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन में बनते रहते हैं दोस्तों। SSC रेलवे में तो अवश्य ये इसका क्वेश्चन अब जो बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज में क्या है आपके पास, देखिए प्रारूप समिति के बारे में कुछ लिस्ट मैं किया हूँ यहाँ पे। तो आइए, ये प्रारूप समिति जो है ना, इसका गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन हुआ था, इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य के पहले जान लीजिए कौन कौन थे। पहला सदस्य है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा है गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा है डॉक्टर MK मुंशी, पाँचवा है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठा है SM माधव राव, और 7वां है TT कृष्णमाचारी, ठीक है। ये 7 मेंबर जो हैं संविधान आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। ये 7 मेंबर कौन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। लेकिन इस मेंबर में से 2 व्यक्ति को आप याद रखेंगे। एक व्यक्ति याद रखेगा M माधव राव स्टार्टिंग से इस समिति के अध्यक्ष मेंबर नहीं थे। एक्चुअली में इसके जो पहली बार जो मेंबर बने थे वो थे BL मित्रा को किसी तरह का स्वास्थ्य मतलब कि समस्या उत्पन्न हो गया, तो स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके लिए इसके सीट पर आए हैं आपको कौन, SM माधव राव, किनके सीट पर, BL मित्र के सीट पर। उसी तरह से एक TT कृष्णमाचारी है, ये भी इसके सदस्य नहीं थे, है ना। इनके सदस्य कौन थे, DP खेतान थे। DP खेतान की मृत्यु हो गया था 1948 ईस्वी में, ओके। उसके बाद इसके सीट पर कौन पहुंचे थे, इसके सीट पर पहुंचे थे TT कृष्णमाचारी। तो ये याद रखेंगे 7 सदस्य, एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको ध्यान में रहेगा, आपसे क्वेश्चन से छाटा जा सकता है। ये आपको दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन है जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है, ओके। तो ये 7 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ये रहेंगे और एक वो रहेगा जो आंसर में है, तो आप याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ओके। आइए कुछ लाइन प्रारूप समिति के बारे में भी जानते हैं। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब है कि संविधान में कौन सा भाग कहाँ पे रखा जाएगा। ये इनकी कहने का मतलब, जैसे कि हम मकान बनाते हैं तो एक नमूना तैयार करते हैं, तो उसी तरह से संविधान बनाने के लिए भी एक नमूना तैयार होता है, ओके। कि कोई भी चीज़ आप लिखते भी हैं कुछ, तो उसके लिए कि एक पहले आप ड्राफ्ट तैयार करते हैं कि पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद उसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद उसका एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन में जाएंगे, तो उसी तरह से ये बनते हैं, तो उसको ड्राफ्टिंग कहा जाता है, प्रारूप कहा जाता है, ओके। तो इसी के लेकर के ये जो है मतलब समझिए कि अभी हमारे
संविधान में पहला नंबर पर है संघ एवं राज्य क्षेत्र, पहला भाग में, दूसरा भाग में है नागरिकता, तीसरा भाग में है आपका मौलिक अधिकार। तो ये किसने तय किया? तो ये जो तय करने वाले थे वो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट समितियों में से एक माना जाता है प्रारूप समिति। इन्होंने ही तय किया कि पहले ये रखना चाहिए, उसके बाद ये रखना चाहिए। ओके, और इसके लिए ऐसा ही नहीं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बता कह दिया तो ये होगा, नहीं, इस पर चर्चा होता था। संविधान सभा के सभी मेंबर चर्चा करते थे, चर्चा करने के बाद, कई चर्चाओं के बाद, कई बैठक के बाद हर एक चीज़ को है ना वहाँ पे स्थान दिया जाता था या उसको इस तरह से ये किया जाता था। ओके, तो देखिए, तो ये इसका निर्माण का गठन कब हुआ था प्रारूप समिति का? 29 अगस्त 1947 को। ओके, तो 30 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर को इसके अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष 30 अगस्त 1947 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था दोस्तों। ओके, प्रारूप समिति ने भारत में संविधान का प्रारूप तैयार किया, संविधान का प्रारूप तैयार किया। ओके, और ये तैयार करके ये पहला प्रकाशन कब किया गया? फरवरी 1948 में। देखिए, प्रारूप तैयार कर दिया और मीडिया में प्रकाशित कर दिया कि ये प्रारूप रहेगा संविधान का। ओके, तो लोगों ने देखा उस प्रारूप को, तो लोगों ने इसका शिकायत भी किया, आलोचना भी किया कि नहीं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ओके, तो इनके आलोचनाओं को, इनके शिकायतों को सुना भी गया और सुनने के बाद उसको फिर से अमल में लाया गया। और देखिए, लोक शिकायत, आलोचना, सुझाव, ठीक है, सुझाव को सुनने के बाद फिर दूसरा बार 6-8 महीना बाद यानी कि अक्टूबर 1948 ईस्वी में इसको फिर से प्रकाशित किया गया। ओके, सभी लोगों के सुझाव, आलोचना और शिकायत को मद्देनजर रखते हुए, सुझावों को मानते हुए, ओके, फिर से ये लाया गया, है ना, संशोधित कर करके नया बनाया गया। कब प्रकाशित हुआ? 1948 में। ओके, तो ये है प्रारूप समिति के बारे में। ओके, देखिए, प्रारूप समिति में कुल जो बैठक हुई, प्रारूप समिति के बैठक की बात कर रहे हैं, संविधान सभा के बैठक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कुल बैठक कितना हुआ था? 141 बैठक हुए थे प्रारूप समिति में दोस्तों। ओके, तो ये कुछ फैक्ट है जो याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन में बनते हैं, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन में आपको देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ यानी कितने सत्र हुए थे इसके बारे में जान लीजिए। संविधान सभा में कुछ सत्र, टोटल जो सत्र हुए हैं 11 सत्र हुए हैं दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए कितने सत्र, आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, ये ना पूछेगा कि कब कब हुआ, ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा सत्र हुए। ओके, तो ये हुए, कितने सत्र हुए? पहला सत्र देखिए 9 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में हुआ, याद रखेंगे। दूसरा सत्र हुआ है 20 से 25 जनवरी 1947 के बीच में। तो यानी कि कहने का मतलब कि 9 दिसंबर, हम पहली बार बताए थे 9 दिसंबर 1946 को, सॉरी 47 को पहली बैठक बैठा था संविधान सभा का। ओके, तब से लेकर के कब तक? तब से लेकर के ये जो है आपको 26 नवंबर तक की बात करें, 26 नवंबर 1949 तक के बैठक हुआ है संविधान में। कितना सत्र चले हैं? तो ये टोटल चला है 11 सत्र। ओके, अंतिम बैठक कब हुआ था? तो अंतिम बैठक हुआ है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगर इसको भी जोड़ दे तो टोटल 12 बैठक हो जाएंगे। ओके, तो आगे समझ गए हैं इतना तक हमने जो बताना चाहा। और बाकी आपको याद करना है कि कौन कौन 11 कौन कौन है, तो यह बैठ के याद करते रहिए, रटते रहिए, उससे कोई फायदा ज़्यादा नहीं है दोस्तों। ओके, है ना, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या नहीं रटना चाहिए। ओके, तो ये केवल आप यही याद रखें कि 11 बैठक हुए। अगर अंतिम बैठक को भी हम मान ले तो 12 बैठक मानेंगे। ओके, जैसा भी क्वेश्चन दे उसके अनुसार हम जवाब जरूर देने लायक बनेंगे दोस्तों। ओके, और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा पर हस्ताक्षर भी हुआ था, ये भी याद रखेंगे। संविधान सभा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया, हस्ताक्षर भी हुआ था। अब देखिए 26 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है। 26 नवंबर और 1949, 26 नवंबर 1949 के डेट की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है, क्योंकि इस दिन संविधान बन के तैयार हो चुका था। ओके, आंशिक रूप से लागू भी हुआ था, कई अनुच्छेद लागू भी हो गए थे सब इस दिन। ओके, तो ये डेट, लेकिन इस दिन पूर्णतः लागू नहीं किया गया था दोस्तों। ओके, लागू कब किया गया था? संविधान लागू कब किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो सब जानते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ। इस दिन से हम संविधान को मानना शुरू कर दिए। ओके दोस्तों, तो ये जो संविधान लागू, ये 26 जनवरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इसी दिन लागू हुआ? इसके पीछे एक 1930 ईस्वी में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में यह कहा गया था कि 1929 माफ करेंगे, 1929 में अधिवेशन हुआ था। इसमें कहा गया था 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को यह अधिवेशन हुआ था लाहौर में। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें कहा गया था पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। पूर्ण स्वराज चाहिए, स्वराज, और पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। और अंग्रेजों से कहा गया था कि अगले मंथ, ये कब कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को कहा गया कि अगले मंथ को अंतिम रविवार को मैं मतलब हम लोग कांग्रेस क्या करेगा?
कि स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और झंडा तोलन करेगा। ओके, तो अगले मंथ में अंतिम रविवार 26 जनवरी को पड़ा दोस्तों, 26 जनवरी को पड़ा। ओके, 26 जनवरी को पड़ा, 26 जनवरी 1930 को। तो इस दिन क्या हुआ, इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और तिरंगा झंडा को लहराया गया था दोस्तों रावी नदी के किनारे। और जब ऐसा हुआ तब से हर एक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिए कि हर एक वर्ष 26 जनवरी 1931 को 32 को हर एक वर्ष मनाना शुरू कर दिए। लेकिन हमारा देश जो आज़ाद हुआ, यानी कि हमें जो स्वतंत्रता मिली वह मिली 15 अगस्त को दोस्तों। ओके, और 15 अगस्त को मिली। हम लोग जो स्वतंत्रता दिवस मनाते थे कब मनाते थे, 26 जनवरी को मनाते थे। ओके, लेकिन 15 अगस्त 1947 से हमने स्वतंत्रता दिवस चेंज कर दिया, कब मनाना शुरू किया, 15 अगस्त को, जो अब तक मनाते हैं। तो 26 जनवरी का महत्व जो है वह कम गया। ओके, लेकिन जैसे ही संविधान लागू हुआ, संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर को, कब बना 26 नवंबर को संविधान बन के तैयार हो गया 1949 में। ओके, 1949 में तैयार हो गया। ओके, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि ऐसा करते हैं जो 26 जनवरी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ रहा है, तो काहे ना हम 26 जनवरी को दिन ही हम अपने संविधान को लागू कर दें। ओके, और तो 26 जनवरी को डेट रख दिया गया जिसमें हमारा संविधान लागू हो गया दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। ओके, तो 26 जनवरी 1950 को लागू होना कोई अचानक नहीं था, कोई ऐसा ही नहीं था कि लागू हो गया, है ना। इसके लिए पीछे हमारे इतिहास का बहुत बड़ा चीज़ छिपा हुआ था, जो था स्वतंत्रता दिवस दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने आ चुका है कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो संविधान से रिलेटेड है। आइए इसके बारे में पढ़िए, आप इसको याद रखेंगे बहुत ही। ये जो देखिए, ये जो डायरेक्ट मैंने एम लक्ष्मीकांत के पेज को ही स्कैन कर लिया हूं दोस्तों। ओके, तो आप भी एम लक्ष्मीकांत के पेज में जाइएगा तो आपको भी ये मिलेंगे। ओके, देखिए इसमें क्या क्या है। देखिए, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक यानी कि मुहर के रूप में, हाथी को मुहर के रूप में अपनाया गया था। हाथी को मुहर के रूप में किसको अपनाया गया था, हाथी को याद रखेंगे। ओके, सर बी एन राव, उस समय एम एन राय बोल रहे थे, बी एन राव याद रखेंगे। बी एन राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों। सर बी एन राव को संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि यह व्यक्ति संविधान के सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। HBR अयंगर को संविधान का सचिव नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के सचिव के रूप में HBR अयंगर को नियुक्त किया गया था। ओके, एक और नाम आता है LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्ट मैन नियुक्त किया गया था, ड्राफ्टिंग के लिए नियुक्त किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण राजजादा, याद रखेंगे नाम को हमेशा, प्रेम बिहारी नारायण राजजादा को भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखन कैलियोग्राफर के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी कि संविधान को जो लिखा गया था हाथों से लिखा गया था। ओके, तो हाथों से लिखा जाने के वाले को सुलेखन कहते हैं, कैलियोग्राफर कहते हैं ये, यानी कि इन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिखा। ओके, मूल संविधान एक प्रवाहतम यानी कि इटालियन शैली में लिखा हुआ है। जो किसने लिखा है, ये लिखे हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, याद रखेंगे। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिसमें से देखिए नंदन लाल बोस और बियूर राम मनोहर सिन्हा थे। ओके, मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं बियूर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकरण अंकित किया गया था। यानी कि सुंदर, यानी कि जो डिजाइन बनाया गया है संविधान के पेज पर, यह डिजाइन किसने बनाया है, यह डिजाइन बनाया है नंदलाल बोस और किसने ये बनाए हैं बियूर राम मनोहर सिन्हा ने। ओके, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था, याद रखें, बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत और ज्यामितीय किया था। ओके, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप याद रखेंगे संविधान के बारे में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है संविधान सभा की आलोचना। देखिए, संविधान सभा बना तो आलोचना भी होती है, कुछ भी बनते हैं, कुछ अच्छा हो या खराब हो, है ना, हर समय हर युग में होते हैं आलोचना करने वाले भी और अच्छे उसके बारे में बताने वाले भी। तो आलोचना भी हुआ है, इसका क्या क्या आलोचना हुआ है आइए देखते हैं। आलोचना में क्या है, यह प्रतिनिधित्व निकाय नहीं थी। पहला आलोचना है जिसमें कहा गया कि आलोचकों ने ये कहा कि यह प्रतिनिधित्व निकाय नहीं थी। कहने का मतलब है कि भारत का मतलब इसका जो संविधान सभा का जो चयन हुआ था, चुनाव हुआ था, यह चुनाव व्यक्ति मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ है। व्यक्ति मताधिकार के आधार पर यह चुनाव नहीं हुआ है, ठीक है। तो हाँ, ये तो नहीं हुआ है ना, लेकिन इसके लिए ये क्या है कि इस समय 1935 का अधिनियम पहले ही बता चुके थे, भारत सरकार 1935 उसके तहत कहा गया है इस चुनाव में भाग कौन ले सकता है, यानी कि मत देने का अधिकार उस समय किसके पास था, तो जो टैक्स देता था उसके पास था।
ओके, जो जिसके पास शिक्षा था उसके पास था, जिसके पास संपत्ति था उसके पास था, तो केवल यही लोग वोट देते थे। मत का अधिकार ही इन लोग के पास था। उस समय तक व्यक्ति मताधिकार का प्रचलन ही नहीं था देश में, इसलिए व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ था। ओके, आलोचक लोग इस बात को कहते हैं, तो हाँ उस समय ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधित्व की कमी था। हर एक समाज से, हर एक वर्ग से, हर एक समुदाय से प्रतिनिधि संविधान में आए थे। यहाँ तक कि 15 महिला भी संविधान में आई थी, मुस्लिम समाज से भी संविधान सभा के सदस्य बनी थी। ओके, तो ये कहना कि संविधान किसी वर्ग को वंचित किया गया, तो ऐसा नहीं हुआ था दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो पहला हो गया, प्रतिनिधित्व की निकाय नहीं थी। दूसरा है, ठीक है, दूसरा है आप संप्रभुता का अभाव था। संप्रभुता का अभाव था, यह बात कई विद्वानों ने कहा है। इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के सलाह पर हुआ था, यानी कि ब्रिटिश सरकार के सलाह कैबिनेट योजना आया था, उसके तहत इसका निर्माण हुआ था। इससे कहा जाता है कि ये जो है संविधान सभा का संप्रभुता नहीं था। लेकिन 1900 अगर हम बात करें 1947 में आया था स्वतंत्रता अधिनियम, उसमें कहा गया था कि संविधान सभा के पास स्वयं प्रभु का अधिकार है, यानी कि सोवरेनिटी का अधिकार संविधान सभा के पास से वो जैसा चाहेगा वैसा संविधान बना सकता है, जो कानून को चाहेगा उसको हटा सकता है, जो कानून को जोड़ना चाहेगा उसको जोड़ सकता है। तो ये भी कहना गलत हो जाएगा कि संप्रभुता का अभाव था। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि क्या है अगला, तीसरा में समय की बर्बादी है ना, समय की बर्बादी। देखिए, समय की बर्बादी पर भी विद्वानों ने आलोचना किया है कि काफ़ी समय लगा, 2 वर्ष 18 महीने 11 दिन लगा संविधान बनाने में। लेकिन और दुनिया के संविधान को देखते हैं, जैसे कि हम अमेरिका के संविधान को देखते हैं, तो ये 4 महीना में बनकर तैयार हो गया दोस्तों। ओके, तो 4 महीना में बनकर तैयार हो गया है। तो अमेरिका और भारत के संविधान में बहुत अंतर है। अंतर क्या है, तो भारत का संविधान जो बना हुआ है इसमें 22 भाग है, 22 भाग है दोस्त। ओके, है ना, 22 भाग है, 8 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है। ओके, अगर हम बात करें अमेरिका का संविधान, तो वो केवल 4 भागों में ही विभक्त है। तो अमेरिका का संविधान छोटा संविधान है, हमारा संविधान बड़ा संविधान है। हमारा देश विविधतापूर्ण देश है, इसके लिए इस तरह का संविधान बनाना था। तो कहने वाले तो ठीक है, लेकिन इसका आलोचना का यह भी जवाब है कि नहीं, हमारा जो संविधान है बड़ा है, अमेरिका के संविधान से हमारा संविधान बड़ा है। ओके, यहाँ जो है संविधान में भाग 22 है, जबकि अमेरिका के संविधान में भाग मात्र 4 हैं दोस्तों, इसलिए उसके पास कम समय लगा, हमको ज़्यादा समय लगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की प्रभुता है ना, एक विद्वान हुए हैं ग्रेनविले ऑस्टिन, ठीक है, ग्रेनविले ऑस्टिन। इन्होंने कहा है कि संविधान सभा एक दल, एक देश का दलीय निकाय, यानी कि एक दल के बारे में बात किया। यानी कहने का मतलब देखिए, अभी नहीं, संविधान सभा में जब संविधान सभा के लिए चुना हुआ था, तो उसमें कांग्रेस के 208 मेंबर आए थे, और कांग्रेस से 208 मेंबर आए थे, तो सोचिए सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस के सदस्य हैं। ओके, तो हाँ, ये बात सही है, क्योंकि उस समय मात्र एक ही पार्टी जो था वो सबसे बड़ा पार्टी था, और वही उस पार्टी को पूरे देश मानता था। ओके, इसलिए ये भी कहना ठीक है, आलोचक तो कह रहे हैं सही, ये भी बात तो सही है, लेकिन वह जो है वह पार्टी केवल किसी एक विशेष समुदाय या विशेष वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं करता था, वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता था। यानी कि हर एक वहाँ उस समय हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय का सदस्य उसमें हुआ करते थे दोस्तों। इसलिए है ना, ये कहना गलत है कि वह जो है किसी एक समुदाय का ही प्रतिनिधित्व करता है। ओके, देखिए इसमें और कहा है संविधान सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत था, है ना, क्योंकि देखिए जितना भी आप बड़े बड़े लीडर के नाम सुने हैं सब के सब कांग्रेस में थे। ओके, तो हाँ, तो ऐसा था, है ना। आगे बढ़ते हैं। वकील और राजनीतिक प्रभुत्व, है ना, जितना संविधान सभा में सदस्य थे ये सब के सब वकील थे, ज़्यादातर वकील थे, ज़्यादातर सदस्य जो थे वकील थे। ये बात गलत नहीं है, ये बात सही है, सबके बहुत जितना भी सदस्य थे ज़्यादातर लोग वकील थे। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकील थे, भीमराव अम्बेडकर वकील थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू वकील थे, जो भी सदस्य के नाम ले लगभग वकील थे। और यही कारण है कि संविधान सभा में इतना जटिल शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसको ट्रांसलेट करना और कानून को समझना आज की डेट में बिना वकील से के संभव नहीं हो पाता है। ओके, है ना, तो ये जो है आपका वकीलों के द्वारा बनाया गया संविधान है। वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व इसमें था, ये तो सही है। कुछ जो सही है वो सही है, आलोचना जो गलत है उसका भी मतलब अभी अपना तर्क देकर के उसको सही सिद्ध करने का कोशिश करनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है आपका क्या है, छठा, हिंदुत्व का प्रभुत्व। हिंदुत्व का प्रभुत्व था। लॉर्ड डिस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा है, हिंदुओं का निकाय कहा है, ठीक है, कहा। और एक है वेस्टर्न चर्चिल, ठीक है, वेस्टर्न चर्चिल ने इसे भारत के केवल एक बड़े समुदाय के प्रतिनिधित्व कहा है। ओके, संविधान बनाने वालों को, तो ऐसा ठीक है ना, क्योंकि उस देखिए भारत में ज़्यादा जनसंख्या क्या है, हिंदू है, ठीक है, ज़्यादा जनसंख्या हमेशा से हिंदू रहा है। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भी हिंदू की जनसंख्या अधिक था, आज भी हिंदू की जनसंख्या अधिक है। तो जब भी कोई भी सरकार में होंगे तो उसमें हिंदू जनसंख्या ही ज़्यादा है, तो वो होगा ही होगा। आज की डेट में बात करें तो आज भी हमारे यहाँ लोकसभा में ज़्यादातर हिंदू हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरह के है, वैसा परिस्थिति हमारी जनसंख्या इसी तरह का है। तो और ऐसा बात नहीं है कि अगर केवल हिंदू है ना, ये भी नहीं है कि बड़ा बड़ा जो हमारे
बड़े बड़े जो नेता हुए हैं वो भी अलग अलग धर्मों से भी बिलोंग करते हैं, जो संविधान में अच्छे पद पर थे। भारत जब सरकार बना तो उसमें भी अच्छे पद पर शिक्षा मंत्री हमारे अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं, जो मुस्लिम थे। ओके, तो ये भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, संविधान सभा की समितियां, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, अब हो चुका है आज मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो है संविधान का जो निर्माण के जो चैप्टर है, यह चैप्टर जो हम लोग बात कर रहे हैं ये एम लक्ष्मीकांत किताब से है। आप एम लक्ष्मीकांत किताब को भी पढ़ सकते हैं, तो आपको यही मिलेंगे दोस्तों। ओके, तो ये हो गया, एक चैप्टर समाप्त हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आपको आएगा। ओके, तो इसी तरह से अगर आप हमारे वीडियो को अच्छा लगा होगा तो कृपया करके लाइक करेंगे। सबसे पहले अगर हमारे वीडियो में आप नए हैं तो कृपया करके सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर इसको लाइक करेंगे। थोड़ा सा भी हमारे मेहनत पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे दोस्तों। इसमें काफ़ी अच्छे टॉपिक और नए चीज़ आपको ज़रूर पता चला होगा, तो अपने दोस्तों को भी इस जानकारी से अवगत करवाइए, उसको भी वंचित रहने का मौका नहीं दीजिए दोस्तों। ओके, कमेंट अवश्य करेंगे, हमें अवश्य कमेंट करें। आप अपने विचार को आप क्या सोचते हैं, संविधान का जो निर्माण हुआ है उसमें जो आलोचना किया गया, यह आलोचना सही है गलत है, इसके बारे में आप ज़रूर लिखिए दोस्तों। ओके, आप क्या सोचते हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आइए, है ना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक रहे होंगे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अपने मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट नए वीडियो में। इंतजार करें हमारे नए वीडियो का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।